नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लस जीएस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे लुसेंट साइंस के महत्वपूर्ण श्रृंखला में लुसेंट साइंस का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। हम लोग का पहला क्वेश्चन है आज का, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अंतर्ग्रहण के द्वारा भोजन जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डॉट गति कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डॉट गति कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पराय किसमें पैता है। भोजन पराय किसमें पैता है। इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में पैता है। करेक्ट आंसर है छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी यहीं से होता है। सिग्मोइड कॉलम किसका भाग है। सिग्मोइड कॉलम किसका भाग है। करेक्ट आंसर है बड़ी आंत का भाग है हम लोग का सिग्मोइड कॉलम। डियोडोनम किसका भाग है। डियोडोनम बड़ी आंत का भाग है। फिर है एंजाइम किसका मॉलिक्यूल है। एंजाइम किसका मॉलिक्यूल है। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन का। एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। देखिए, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एमिनो अम्ल होते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है। स्टार्च के पाचन में मदद करती है। शरीर के किस भाग में पित्तरस मतलब बाइल जूस का उत्पादन होता है। इसका करेक्ट आंसर है यकृत में उत्पादन होता है। जबकि ये स्टोर कहाँ होता है, जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय को हम लोग इंग्लिश में गोल ब्लाडर बोलते हैं, ध्यान रखें, कभी गोल ब्लाडर भी आ सकता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज द्वारा पाचन होता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम इसके लिए क्या आता है, उत्तरदायी है। तो लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी है। और लाइपेज कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन पाचन में सहायता करता है। एक्स अम्ल कौन सा है। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो खाना को क्या आता है, अम्लीय बनाता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर का वह एंजाइम मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर है एमाइलेज मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीकरण किसके द्वारा होता है। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है पित्तरस द्वारा अर्धपाचित खाद्य को उदासीनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। सबसे पहले करता है ग्लाइकोजन को, तब उसके बाद वसा को, तब फिर रुधिर प्रोटीन, तब फिर पेशी प्रोटीन को। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, सबसे अधिक और सबसे पहले ग्लूकोज अर्थात हम लोग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होते हैं। प्रोटीन के पाचन में शामिल होते हैं, पेप्सिन। करेक्ट आंसर पेप्सिन। पाचन के क्षेत्र में
पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है एमिलेज। एमाइलेज सबसे पहले मिलता है, एमाइलेज मिलता है, याद रखेंगे। फेफड़ों से ऑक्सीडेशन होकर रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों से ऑक्सीडेशन होकर रक्त कहाँ जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बायां आलिंद में रक्त जाता है। मानव श्वसन में छोड़ा जाता है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते कितना है, छोड़ते कितना है? हम लोग लेते हैं 0.003% और छोड़ते कितना? 4%। और वहीं हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 20%, छोड़ते कितना है? 16%। का मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं कितना है? 0.003% लेते हैं। अब हम लोग उससे छोड़ते कितना? 4% छोड़ते हैं। श्वसन में छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम लोग 16% छोड़ते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं हम लोग? 4% छोड़ते हैं। ध्यान रखेंगे, एक डी, सी और डी दोनों इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट। अगर नहीं आता है तो अगर 4 ऑप्शन से है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाना है। अगर ऑप्शन ए, सी, डी दोनों होता या इससे इनमें से एक से अधिक होता, जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है, उस तरह से सी, डी इसका करेक्ट आंसर होता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो मूत्रमार्ग भी है, मूत्रमार्ग भी है, मूत्रवाहिनी भी है, गुर्दा भी है, गुर्दा इसको किडनी बोलते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि गर्भाशय क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। नेक्स्ट देखें हम लोग, स्तनधारियों में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारियों में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? इसका करेक्ट आंसर है वृक्क। जो किडनी हम लोग का होता है, मानव शरीर में 2 किडनी पाया जाता है। किडनी का हम लोग का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और नेफ्रोलॉजिस्ट इसके अध्ययन से संबंधित है। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? इसका करेक्ट आंसर है त्वचा में होती है। इसका करेक्ट आंसर है त्वचा में। त्वचा के बारे में याद रखेंगे, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका है गुर्दे मतलब किडनी। याद रखें, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये क्या? नेफ्रॉन है। जबकि न्यूरॉन क्या है? ब्रेन का नर्वस सिस्टम का हम लोग का क्या है? कार्यात्मक इकाई है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। इसका करेक्ट आंसर है लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत के बारे में याद रखेंगे, यकृत। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है यकृत शिरा में। यकृत शिरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्रिएटिन। क्रिएटिन सामान्य मूत्र में पाया जाता है। और यही क्रिएटिन का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पीलिया। क्रिएटिन की मात्रा अगर बढ़ जाने से क्या कहते हैं हम लोग? उसको पीलिया कहते हैं, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? इसका रंग पीला होता है। जबकि मूत्र जो शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है पहले वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। सबसे पहले किडनी से आएगा, फिर किडनी से मूत्रवाहिनी में, तब फिर मूत्राशय, फिर उसके बाद
मूत्र मार्ग में, आप लोग देख लेंगे मूत्र मार्ग है, यूरिक है, यहाँ पे मूत्र वाहिनी है, उसके बाद फिर क्या है, मूत्र मार्ग है। इस प्रकार हम लोग करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ये है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव का मल का रंग पीला होता है? किस रंग की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? इसका करेक्ट आंसर है यूरोविलिन। यूरोविलिन के कारण क्या होता है, मानव का मल पीला होता है। आप अब लोग देखेंगे उसके बारे में क्या है, मूत्र का रंग पीला क्यों हो रहा था, उसका हो रहा था बिलुविरिन के कारण, जबकि यूरोविलिन के कारण क्या हो रहा है, मल का रंग पीला हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये करेक्ट आंसर। इस कारण से क्या होता है, मानव शरीर को ठंडा करता है, पसीना मानव शरीर को ठंडा करता है। मानव शरीर के मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है? मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है? इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन सेल बोलते हैं। न्यूरॉन सेल क्या होता है, एक जो सबसे लंबी सेल है, जो एक बार फिर से क्या होता है, उसका विकास नहीं होता, जो जन्म के साथ ही विकास होता है उसका। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है मानव शरीर के कुल वजन का 2%, शरीर के कुल वजन का 2% या 1400 ग्राम, या 1400 ग्राम। नेक्स्ट देखें हम लोग, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, मानव शरीर का बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। जो सोचने समझने का सारा कुछ कहाँ से लिया जाता है, सेरिब्रम से ही होता है। और याद रखें हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। मानव शरीर में कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बता चुके हैं पहले हम। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सभी ग्लैंड, जितना भी ग्लैंड है, हर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, जबकि ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग आगे अगर हो तो हम लोग देखेंगे। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन सा भाग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ललाट भाग। मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है शंखपाली। शंखपाली श्रवण से मतलब सुनने से संबंधित है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसका करेक्ट आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम मोटर नियंत्रण का कार्य करता है। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है मित्यपाली से। मित्यपाली विकोडन मतलब होता है कुछ भी हम लोग देखते हैं जो संवेदना उत्पन्न होता है, और उसके साथ जो उसका हम लोग क्या व्याख्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है, क्या करना, तो उसकी जो संवेदन उत्पन्न करता है वो क्या है, मित्यपाली कहते हैं उसको। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर है कशेरुक
रज्जु, कशेरुक रज्जु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन की अनुभूति किससे होती है? संतुलन की अनुभूति किससे होती है? इसका करेक्ट आंसर है अनुमस्तिष्क। संतुलन अनुमस्तिष्क संतुलन से होती है। मस्तिष्क जिम्मेवार है, मस्तिष्क जिम्मेवार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त में से तीनों के लिए जिम्मेवार है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा से किया जाता है। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर का निम्नलिखित में से किस अंगों में से कहाँ स्थित होता है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर है दिल। दिल हार्ट से होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का मानव हृदय की कक्षों की संख्या कितना होता है? मानव हृदय में, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 चैम्बर पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? कहने का मतलब है सामान्य व्यक्ति का दिल का धड़कन जो मतलब कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। कितना बार? 72 बार। जबकि श्वसन दर कितना होता है सामान्यतः? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार श्वसन दर, धड़कन 72। मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल के फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल का फंक्शन जानने के लिए, दिल का क्या हार्ट बीट कितना तेज है उसका गति नापने के लिए करते हैं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? इसका करेक्ट आंसर है अनुकंपी तंत्रिका से। अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है। लव डफ ध्वनि किसके क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डफ ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है हृदय की गति कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि संदर्भ में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसके संदर्भ में कहा गया है, कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर है हृदय की धमनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। ये करेक्ट आंसर है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर से जिस दर से हृदय करता है। जितना हार्ट बीट रहेगा उतना नाड़ी से। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने की थी? हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। देखेंगे हम लोग कि पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। क्या जैसे भरी होती है? ऑक्सीजन भरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? इसका करेक्ट आंसर है धमनी में पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का संचार करता है, जबकि पल्मोनरी शिरा क्या करता है? शुद्ध रक्त का संचार करता है। वहीं पे शिरा
सिर्फ सीरा बोला जाए तो क्या करता है, शुद्ध रक्त का नहीं अशुद्ध रक्त का संचार करता है। फिर से एक बार कर देते हैं, धमनी, धमनी शुद्ध रक्त का संचार करता है। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, और जो वहाँ पे फिर जो सीरा बोलते हैं, सीरा अशुद्ध रक्त का संचार करता है। वहीं पे अपवाद है, जहाँ सीरा अशुद्ध रक्त करता है वहीं हृदय सीरा जिसको पल्मोनरी सीरा बोलते हैं वो शुद्ध रक्त करता है। पल्मोनरी धमनी, जहाँ धमनी शुद्ध रक्त कर रहा था पल्मोनरी धमनी उसका अपवाद है जो क्या करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त मतलब शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा पल्मोनरी वेन ले जाता है उसको, ये शुद्ध रक्त को ले जाता है। याद रखेंगे सीरा जहाँ अशुद्ध रक्त ले जाता है वहीं पे ही क्या आता है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त ले जा रहा है। चलिए आप लोग मतलब इसको क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट। इसमें मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया को हम लोग इंग्लिश में एस्प्लिन भी बोलते हैं। एस्प्लिन भी आ सकता है, या तो इसको तिल्ली भी याद रखेंगे, तिल्ली बोले या पीलिया बोले या उस एस्प्लिन बोले पीलिया बोले या उसको तिल्ली बोले, याद रखेंगे। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है। इसका करेक्ट आंसर है, रक्त प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। रक्त प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसको आप लोग समझिए, जिस प्रकार से कोई भी डॉक्टर जब कोई भी इंजेक्शन IV लगाता है, IV या IM लगाने से पहले क्या होता है, उससे जो एयर रहता है एयर को पहले रिमूव करता है। एयर को रिमूव करने से क्या होता है, एयर को रिमूव करता है, तब उसके बाद फिर IV या IM को क्या होता है, उसको इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के कारण क्या होता है उसमें कि उसका जब एयर निकाल दिया जाता है उसका होता है रक्त। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कोई हिंदी में हम लोग अपोहन कहते हैं, याद रखेंगे। अपोहन भी कोई पूछा सकता है, लेकिन बायोलॉजी का जब क्वेश्चन सोल्व करें आप लोग इंग्लिश का टर्म को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मतलब किसकी दीवार पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है धमनियों के जो दीवार पर मतलब जो लगता है उस दीवार पर डाले गए दबाव को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रक्तदाब कहते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो वह सामान्यतः उसका रक्त हो जाता है, तो इसका सामान्यतः इसका रक्तदाब घट जाता है, याद रखेंगे। ये किशोर अवस्था में किशोर वय मनुष्य के सामान्य रक्तदाब होता है, कितना होता है, 120/80। 120/80 क्या होता है, mm होता है, और पारा में सोना जाता है, इसलिए इसको SG कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग 120 क्या है, सिस्टोलिक है, और ये 80 क्या है, इसका डिस्टोलिक है। याद रखें डिस्टोलिक और सिस्टोलिक आप लोग से पूछा जा सकता है। डिस्टोलिक कितना है, 120 है, और सिस्टोलिक कितना होता है, 180 होता है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। स्फिगोमेनोमीटर। याद रखें हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर किसके रक्तदाब को मापता है। स्फिग्नोमेनोमीटर किसके रक्तदाब को मापता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, धमनियां के रक्तदाब को मापता है। किसके रक्तदाब को मापता है, धमनियां के रक्तदाब को मापता है। मनुष्य में सामान्य निरन मतलब फास्टिंग रुधिर शर्करा के स्तर प्रति 1000 ml में रुधिर कितना होता है, मतलब कहने का फास्टिंग कितना होता है। किसी व्यक्ति का जो भूखा रहता है उस वक्त में उसका रुधिर में उसका ग्लूकोज का लेवल क्या रहता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ से। इसका करेक्ट आंसर होगा 80/100 mg। 80 से लेकर के 100 mg तक होता है। अगर इससे अधिक है
इसको क्या होता है हम लोग डायबिटीज बोल सकते हैं, जो कि बढ़ा हुआ है उसका, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे अधिक भी नहीं होना चाहिए। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का मापन सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, इसका करेक्ट आंसर है 180 से 200 mg, 180 से 200 mg% में। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। जबकि बच्चा नवजात शिशु में लगभग कितना हड्डियां होती है, लगभग 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में लगभग कितना हड्डियां होती है, तो 300 हड्डियां लगभग होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थियां पाई जाती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है 8 पाई जाती है। कितने पाई जाती है, 8। जबकि फेस में 14, फेस में टोटल 14 पाई जाती है। मनुष्य के शरीर के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। 12 24, एक उसको जोड़ के जो रखता है उसको 24 से 25 होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 12 जोड़े पसली पाए जाते हैं मानव शरीर में। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, याद रखेंगे 31 जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़े तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट हम लोग का मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों कितने हड्डियों से बना होता है, इसका करेक्ट आंसर है 33 हड्डियों से कॉलम उसका बना होता है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, जो दांत हम लोग का पुनः फिर से जगता है, जिसको हम लोग दूध दांत बोलते हैं, उसकी संख्या कितना है, उसकी संख्या है 20 दांत क्या होता है, फिर एक बार टूट के फिर से जगता है, दोबारा जगता है, जिसको दूध दांत बोलते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, उसका नाम है फीमर जो क्या होता है, जांघ की हड्डी होती है, क्या है, सबसे लंबी हड्डी। जबकि ह्यूमेरस क्या है, वो हाथ की हड्डी है, जो कि बाजू हड्डी है। टिबिया क्या है, वो पैर का जो घुटना से नीचे का हड्डी, उसको क्या हम लोग टिबिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर है उर्वास्थि। इसका क्या करेक्ट आंसर है, उर्वास्थि, जो कहाँ, जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिच, जो क्या है, कान में पाई जाती है, जो कहाँ पाई जाती है, कान में, जो सबसे छोटी। अगला क्वेश्चन हम लोग का, मानव के शरीर में पैरों की संख्या, पैरों की हड्डियां है, मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, इसका करेक्ट आंसर है फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया क्या है, मानव के पैर की हड्डी है। ह्यूमरस और उर्व अस्थि कहाँ का, हाथ का है। नेक्स्ट देखें हम लोग, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, इसका करेक्ट आंसर है अस्थिबंध, जिसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्नलिखित में से किसका भाग है, इसका करेक्ट आंसर है रीढ़ की हड्डी का। वर्टेब्रा किसका भाग है, रीढ़ की हड्डी का भाग है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है, स्टेपिस नाम जिस हड्डी का। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है उर्वास्थि। उर्वास्थि कहाँ का, हमारे शरीर, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का कान का भाग नहीं है? अस्थुनक, रकाब और ककूत क्या है? कान का भाग है। उर्वास्थि किसको बोलते हैं? उर्वास्थि जो कान का भाग नहीं है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होती है? इसका करेक्ट आंसर 639 मांसपेशियां होती है। 639 मांसपेशियां होती है। हड्डी को मांसपेशी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? टंडन के द्वारा हड्डी और मांसपेशी जुड़ा होता है, जबकि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है दिल में होती है, जो कि अनैच्छिक, जो अपने इच्छा से उसको नहीं कर सकते, जो कि अपने से ही वो क्रिया करती है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका करेक्ट आंसर है डिंबवाहिनी नली में। डिंबवाहिनी नली में। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका करेक्ट आंसर है फॉलोपियन ट्यूब अर्थात डिंबवाहिनी नली। डिंबवाहिनी नली में निषेचित होता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है केवल शुक्राणु को कराया जाता है, कि केवल शुक्राणु को गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? इसका करेक्ट आंसर है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। जब निषेचन बाह्य होता है और क्या होता है? आंतरिक। जब विकास आंतरिक होता है तो इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। इसका करेक्ट आंसर है भ्रूण के लिंग को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है, जबकि अधिवृक्क मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। जबकि पूछे आपसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर बोलेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्लैंड। और सबसे कहेगा एक कौन सी ग्रंथि है जो क्या मिश्रित ग्रंथि है? तो क्या है? अग्नाशय है। तो आगे क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? यह है थायराइड, जो गला में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी
अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मटर के दाने के जैसा होता है, जो कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। और ये इसको मास्टर ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं, जो सबसे छोटी ग्रंथि है।